हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे इस सारे प्रोग्राम का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 20 प्रोग्राम सी प्लस प्लस के लिए इन सारे प्रोग्राम का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये सारे प्रोग्राम्स जो है ये 12th CS के लास्ट के 4 ईयर्स के जो पेपर्स में आए हुए सारे प्रोग्राम्स है, यानी कि 2017 से लेके 2020 तक जितने भी प्रोग्राम आपको एग्जाम में आए थे वो सारे यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किया। 2021 में एग्जाम नहीं हुआ तो 2021 का आपको प्रोग्राम नहीं मिलेगा, लेकिन 2017 से लेके 2020 तक जितने भी प्रोग्राम्स है वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिया मैंने। ऑलराइट, और एक और चीज बता दूं, अगर आपको सी प्लस प्लस का थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज है तो भी ये सारे प्रोग्राम आप समझ सकते हो आराम से, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको पहले समझाऊंगा। सपोज करो एक एरे का प्रोग्राम लिखना है तो पहले मैं समझाऊंगा कि एरे क्या होता है, एरे वर्क कैसे करता है, उसके बाद उस प्रोग्राम का सॉल्यूशन बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी साथ साथ क्लियर हो जाएगा और प्रोग्राम को आप अच्छी तरह समझ सकते हो। ऑलराइट, तो गाइस विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला प्रोग्राम जो है यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू डिस्प्ले अ फिबोनाची सीरीज ऑफ 15 टर्म्स। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि पहले फिबोनाची सीरीज होता क्या है, पहले समझ तो ले फिबोनाची सीरीज होता क्या, उसके बाद ही हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं। राइट, तो पहले इसको थोड़ा समझते हैं फिबोनाची सीरीज होता क्या है। तो फिबोनाची सीरीज बहुत ही एक सिंपल सी सीरीज होती है जो स्टार्ट होती है 0 से और 1 से। फिबोनाची सीरीज हमेशा स्टार्ट होगी 0 से और 1 से। ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा ये क्या होगा, ये जो दो नंबर थे ना इनको ऐड कर दो, तो 0 और 1 को ऐड करने पे क्या आता है भाई, 1 आता है। दैट्स इट। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा फिबोनाची सीरीज का वो होगा 1 + 1, मतलब ये जो नंबर से लास्ट है उनको प्लस करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। इसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर आता है फिबोनाची सीरीज में, तो 1 + 2 करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3। 3 के बाद फिबोनाची सीरीज में कौन सा नंबर आता है, तो 2 + 3 = 5। ऑलराइट, फिर 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो यहाँ पे करेंगे 5 + 3 = 8। ऐसे ही करके आप कितना भी बड़ा फिबोनाची सीरीज का नंबर जनरेट कर सकते हो। इजी, एकदम सिंपल। ऑलराइट, तो अभी आपको पता चल गया कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है। अब हमको क्या करना है, इसको सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हमको 15 नंबर्स जो है सीरीज में जनरेट करने हैं। मतलब यहाँ पे देखोगे तो कितने नंबर्स मैंने यहाँ पे बनाए फिबोनाची सीरीज के, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही करके मुझे 15 नंबर तक बनाने हैं। तो वो भी कैसे करना है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम के थ्रू करना है। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं VS कोड। VS कोड अपना क्या है, कोड एडिटर है जहां पे हम प्रोग्राम को लिखते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद मैंने GCC कंपाइलर यूज किया है प्रोग्राम को, जो सी प्लस प्रोग्राम है उसको रन करने के। अब ये कंपाइलर क्या होता है, VS कोड क्या है, VS कोड एक कोड एडिटर है। तो ये सारी चीजें मैंने अपने जो सी प्लस प्लस का सीरीज है, मेरा एक प्लेलिस्ट है सी प्लस प्लस का, वहां पे मैंने बहुत ही एकदम बेसिक लेवल पे जाके समझाया कि कोड एडिटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है। तो अगर आपको सेटअप करना है, उसको रन करके देखना है कैसे रन होता है, वो सारी चीज़ें देखनी है, तो आप मेरा जो वीडियो है प्लेलिस्ट का सीरीज वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आपको सेटअप करना ये सब नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्टली बताऊंगा कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, कैसे रन किया जाता है, और प्रोग्राम में जो भी चीज़ें यूज होगी उसको बहुत ही बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। ऑलराइट, नाउ तो हमको क्या करना है, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले तो VS कोड स्टार्ट कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ VS कोड। ऑलराइट, तो प्रोग्राम्स करके यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया मैंने, इसमें मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ तो q1.cpp। ये जो जितने भी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ इसका लिंक मैं गेटअप में डाल दूंगा, मैं सारा प्रोग्राम गेटअप पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ये सारे प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हो।
ऑलराइट, तो ये मेरा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का। नाउ हम क्या करेंगे, फिबोनाची सीरीज का लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। ऑलराइट, इसका लॉजिक इंप्लीमेंट करने के पहले इसका थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हो क्या रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया फिबोनाची सीरीज में 0 और 1 हमेशा रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे f1 जिसमें 0 स्टोर कर लेंगे, और दूसरा वेरिएबल लेंगे f2 जिसके अंदर 1 स्टोर कर लेंगे। क्योंकि 0 1 हमेशा रहेगा इसलिए दो वेरिएबल बना के इनका वैल्यू स्टोर कर लेंगे। अब मुझे अगर नेक्स्ट नंबर जनरेट करना है, राइट, नेक्स्ट नंबर बनाना है, तो नेक्स्ट नंबर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा। तो यहाँ पे ये जितने भी वेरिएबल बनाए इसको इंटीजर रखूंगा। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर एक डेटा टाइप होता है, राइट। और f1 और f2 क्या है, ये इंटीजर वेरिएबल है। तो इंटीजर डेटा टाइप मतलब इसमें हम लोग इंटीजर वेरिएबल मतलब इंटीजर वैल्यू सेव कर सकते हैं। तो इंटीजर वैल्यूज क्या होती है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स है वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और उसके बाद -1 -2 -3 ये सारे भी क्या इंटीजर होते हैं। ऑलराइट, ये जो 2.5 6.8 डेसिमल वैल्यू जितनी होती है वो इंटीजर वैल्यूज नहीं होती है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे दो इंटीजर वेरिएबल बना लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्यों, क्योंकि हमको इन दो वेरिएबल का यूज करके नेक्स्ट नंबर जनरेट करना है। तो हम यहाँ पे सीरीज में क्या कर रहे थे, इनका यूज करके ये वाला जनरेट किया, फिर इसके बाद इनका यूज करके ये वाला नंबर जनरेट किया, फिर इनका यूज करके हम लोग ने ये वाला नंबर जनरेट किया, फिर इन दोनों का यूज करके ये वाला नंबर जनरेट किया, फिर इनका यूज करके ये वाला। तो हम क्या करें, यहाँ पे जो लास्ट की दो वैल्यूज है उनको ऐड करके नेक्स्ट नंबर जनरेट करें। तो इसलिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लिखा है। और इसमें मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो जनरेट करके इसमें यूज करूंगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वैल्यू जनरेट कैसी होगी, तो नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, f1 प्लस f2, राइट। ये हमें क्या दे देगा, नेक्स्ट वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट, जो हो जाएगा नेक्स्ट f1 कितना है 0 है और f2 कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, नेक्स्ट की वैल्यू हो आपकी मतलब हो जाएगी 1। ऑलराइट, तो अब मेरी नेक्स्ट की वैल्यू हो गई 1। तो मेरा जो फिबोनाची सीरीज है पहले 0 फिर 1, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी 1। ऑलराइट, बट मुझे यहाँ पे भी तो 3 ही नंबर जनरेट हुआ, मुझे कितने नंबर जनरेट करने हैं, 15 नंबर जनरेट करने हैं। 15 नंबर जनरेट करने के लिए मैं वापस लिखूंगा यहाँ पे क्या, तो नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करने के लिए अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, राइट। इन दोनों को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा इस केस में, अब ये क्या है फिलहाल मेरा, ये f2 है और ये क्या है f1 है, राइट। तो अब इसका काम नहीं है, मेरे को इसका काम नहीं है, इसका काम हो चुका है, राइट। अब मुझे इन दोनों का काम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको उड़ा दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है f1 की। तो मैं क्या करूंगा, ये जो f2 है ना इसको f1 बना दूंगा। f2 को f1 कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मुझे f1 की जरूरत नहीं थी, f1 की जरूरत नहीं है एक्चुअली, मुझे 0 की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये f1 वेरिएबल मेरा खाली है इस समय, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है क्योंकि 0 का काम हो चुका है तो निकल लिया है। तो मेरा f1 जो है ये क्या है, खाली बैठा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें f2 डाल दूंगा, मतलब ये जो 1 है जो f2 था मेरा, इसको मैं f1 बना दूंगा, राइट। f1 में f2 की वैल्यू डाल दूंगा, तो मेरा f1 के पास क्या आ गया, अभी 1 आ गया। अगर f1 में f2 डाल दिया तो f2 क्या हो गया, अभी खाली हो गया, क्योंकि मैंने f2 का काम किसको दे दिया, f1 को दे दिया। अब मेरा f2 वेरिएबल खाली हो गया, तो मैं क्या करूंगा, f2 वेरिएबल में इसको डाल दूंगा। ऑलराइट, तो ये बन गया आपका f1 और ये बन गया आपका f2, राइट। क्योंकि अब देखो ये f1 f2 बन गया। अब मैंने इसको f1 f2 क्यों बनाया, क्योंकि अब मुझे इन दोनों का काम था इसलिए। ऑलराइट, नाउ अब मैं क्या करूंगा, वापस अगर मुझे नेक्स्ट नंबर जनरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट इज इक्वल टू वापस f1 प्लस f2। f1 की वैल्यू अब कितनी है, यहाँ पे 1 है, और f2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो ये मिला के हो जाएगा आपका 2। ऑलराइट, अब मेरा जो नेक्स्ट वेरिएबल है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑलराइट, तो मतलब फिबोनाची सीरीज का जो नेक्स्ट नंबर मुझे मिल चुका है वो है 2। थोड़ा इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ, यहाँ पे 1
फिर इसके बाद मिला 2, तो 4 वैल्यूज मैंने जनरेट की है, राइट। तो अभी मेरा करंटली ये है F1 और ये है F2। नाउ अब मुझे नेक्स्ट नंबर जनरेट करना है। नेक्स्ट नंबर जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो अब इसको और इसको ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा, यानी कि F1 F2। तो इसको F1 बनाना पड़ेगा, इसको F2 बनाना पड़ेगा। अब देखो ये जो 1 है इसका काम तो हो चुका है, तो ये काम हो चुका है, तो ये क्या करेगा, निकल लेगा। अगर ये निकल लेगा तो F1 क्या होगा, खाली बैठ जाएगा। F1 वेरिएबल मेरा खाली है, तो मैं क्या करूंगा, F1 में वापस ये जो है F2 इसको डाल दूंगा। तो F2 की वैल्यू कितनी है, अभी 1 है, तो मेरा F1 के पास कितना आ गया, F1 के पास आ गया 1। नाउ अगर F1 के पास 1 आ गया तो मतलब ये तुम्हारा बन गया क्या, F1। अब F1 के पास F2 आ गया, तो F2 क्या हो गया, खाली हो गया, F2 के पास कोई काम नहीं बचा। तो मैं क्या करूंगा, F2 को काम दूंगा यहाँ पे, ये जो 2 है ना इसको क्या करूंगा यहाँ पे असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो अब मेरे F1 F2 में वैल्यूज आ गए, मतलब F1 F2 में लास्ट के 2 वैल्यूज आ गए, इन दोनों को वापस ऐड करूंगा। F1 और F2 को ऐड कर लेंगे तो 1 + 2 कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे नेक्स्ट में वापस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा F1 और राइट और प्लस F2, तो कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी है F1 की, 1 + 2 यानी कि ये आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट की जो वैल्यू आई है ये आ गई है 3, और राइट। ऐसे कर करके मैं क्या करूंगा, 15 नंबर्स जनरेट करूंगा। अब सेम प्रोसेस यही करेंगे, वापस इसको बनाएंगे F1, इसको बनाएंगे F2, वापस इन दोनों को ऐड करूंगा, और राइट। तो यही प्रोसेस मैं बार बार करूंगा और 15 नंबर तक करूंगा, ठीक है। 15 नंबर जब तक नहीं मिल जाता तब तक करूंगा। बट यहाँ पे मैं बार बार ऐसा F1 F2 नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये F1 F2 वापस रिपीट हो रहा है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, F1 को वापस F2 की वैल्यू डाल रहा हूँ, फिर यहाँ पे F2 में नेक्स्ट वैल्यू है वो डाल रहा हूँ, ऑलराइट। तो ये मैं बार बार नहीं करूंगा, बार बार ये सेम कोड नहीं लिखूंगा। तो अगर मुझे बार बार सेम कोड नहीं लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको लूप में डाल दूंगा, क्योंकि सेम चीज बार बार हो रहा है, राइट। पहले नेक्स्ट में F1 F2 ऐड हुआ, उसके बाद इनकी वैल्यू एक्सचेंज हुई, मतलब F1 में F2 आ गया और F2 में क्या आ गया, नेक्स्ट ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद वापस F1 F2 को प्लस करेंगे। तो ये बार बार स्टेप रिपीट हो रहा है। जब बार बार चीजें रिपीट होती है तो हम क्या करते हैं, उसको लूप में डाल देते हैं, ठीक है। अदरवाइज मुझे ये 15 बार ये चीज करना पड़ेगा। तो सोचो 15 बार अगर ये चीज करना है तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लूप में डाल देंगे, ठीक है। लूप क्या करेगा, इसको लूप को हम लोग क्या करेंगे, 15 बार चलाएंगे और 15 बार लूप क्या करेगा, अपने लिए काम करेगा, ठीक है। तो लूप क्या हो गया, लूप को हम लोग काम पे लगाएंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग डायरेक्ट जाते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो कोई भी C++ प्रोग्राम स्टार्ट होता है कहाँ से, मेन से, मेन फंक्शन से, इसलिए यहाँ पे मैंने मेन लिखा है, ओके। तो जैसा कि मैंने बोला हमको क्या करना है, 2 वेरिएबल बनाने हैं। तो 2 वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे। इस एक का नाम देता हूँ मैं int F1, इसके अंदर 0 वैल्यू लिख देता हूँ, और दूसरा वेरिएबल का नाम देता हूँ F2, इसके अंदर मैं 1 डाल देता हूँ, ऑलराइट। नाउ इन दोनों को डायरेक्टली मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा Cout। अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करना है, प्रिंट कहाँ पे होता है, प्रिंट होता है कंसोल में, इसको बोलते हैं कंसोल। ये जो नीचे है ना इसको बोलते हैं कंसोल। तो जो भी वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Cout। Cout क्या करता है, प्रिंट करता है। और Cout कहाँ से आता है, ये IOStream नेम स्पेस से आता है, ठीक है। तो अगर आपको Cout यूज करना है या Cin यूज करना है तो ये लिखना जरूरी है। ये IOStream क्या है, एक हेडर फाइल है, और उसके अंदर हमको मिलता है std नेम स्पेस, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे F1 और यहाँ पे डाल देंगे /n, और यहाँ पे लिखेंगे Cout, और यहाँ पे लिखेंगे F2, और यहाँ पे डाल देंगे /n, ऑलराइट। तो पहले 2 नंबर्स हम लोग ने क्या किए हैं, पहले हम 2 नंबर्स हम लोग ने प्रिंट कर लिए। तो प्रिंट करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे देखोगे तो कोड रनर करके आता है एक एक्सटेंशन, वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का यहाँ से होता है। तो यहाँ से कोई भी एक्सटेंशन आप जाओगे, ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको एक्सटेंशन सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, कोड रनर करके एक्सटेंशन है वो मैंने डाउनलोड किया है, ये देखोगे तो। और जैसे डाउनलोड करोगे आपको ऐसा प्ले बटन आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब
एकदम यूट्यूब जैसा। ओके, कलर इसका रेड नहीं रहेगा, ठीक है, इसको प्ले बटन बोलते हैं। इसको मैं रन करता हूँ और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। वन मोर थिंग, अगर आपने आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल किया है तो ये इट माइट बी टेक टाइम, और ये कभी कभी रन नहीं होता है, ये ब्लॉक करता है एंटीवायरस सी प्लस के प्रोग्राम को रन करने में। तो मैं क्या करता हूँ, अपना एंटीवायरस यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने मैक कैफ़े का एंटीवायरस डाल के रखा है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ व्हेन आई विल स्टार्ट। ओके, डिसेबल हो चुका है। नाउ मेरा प्रोग्राम भी रन हो चुका है। प्रोग्राम रन होने के बाद आप देख सकते हो इसका आउटपुट क्या है, 0 और 1। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है F1 और F2, तो F1 की वैल्यू है 0 और F2 की वैल्यू है 1। ऑलराइट, वेरी सिंपल। नाउ दो नंबर तो हमको फिबोनाची सीरीज का मिल गया, बाकी के कितने बचे, 13 नंबर्स। तो 13 नंबर्स के लिए मैंने क्या बोला था, हम लोग यूज करेंगे क्या, लूप। तो लूप यूज करने के पहले हम लोग ने क्या बोला था, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, वेरिएबल बना लिया जिसका नाम लिख दिया मैंने नेक्स्ट। नाउ नॉर्मली हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, नेक्स्ट नंबर कैसे फिबोनाची सीरीज में मिलता है हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मुझे नेक्स्ट नंबर देगा, और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, नेक्स्ट स्लैश n। ठीक है, अगर मैं वापस इसको रन करता हूँ तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखोगे तो 0 1 1, तो मेरा नेक्स्ट नंबर मिल गया मुझे, थर्ड वाला 1। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर मिल गया। अब मैं क्या करता था, इसके बाद मेरा F1 और F2 की वैल्यू चेंज करता था, राइट। तो 0 1 1 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, ये 1 और 1 को दोनों को ऐड करना है नेक्स्ट नंबर जनरेट करने के लिए। तो नेक्स्ट नंबर जनरेट करने के लिए अगर मुझे 1 और 1 को ऐड करना है तो मेरा जो F1 है अब ये हो जाएगा क्या, F1 में मैं क्या डाल दूंगा, F2 डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये क्या है, F2 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, F1 में डाल दूंगा। तो अब मेरा F2 वेरिएबल फ्री हो गया, तो मैं F2 में क्या डाल दूंगा, F2 में क्या आएगा, ये वाला 1। बट ये वाला 1 कहाँ से आया, ये वाला 1 आया नेक्स्ट से, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेक्स्ट। ठीक है, तो मेरा F1 F2 वापस क्या हो गया, ये नया वैल्यू असाइन हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगर नेक्स्ट वापस करना है, नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करना, तो नेक्स्ट इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे F1 प्लस F2, और वापस से ये जो है ये मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो अब देखोगे 0 1 1 यहाँ पे जनरेट हुआ। अब फोर्थ जो नंबर है वो मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर 2, यहाँ पे फोर्थ नंबर 2 था, वो हमको यहाँ पे मिल चुका है। बट यहाँ पे अब देखोगे तो स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। स्टेप क्या रिपीट हो रहा है, नेक्स्ट हम लोग ने किया F1 F2, उसके बाद सी आउट किया और नेक्स्ट को प्रिंट किया। उसके बाद वापस से F1 और F2 की वैल्यू हम लोग ने क्या किया, वापस से नया वैल्यू असाइन कर दिया। कि नया वैल्यू मतलब क्या होता है, लास्ट का 2 वैल्यू, राइट ना। उसके बाद वापस से मैंने नेक्स्ट कैलकुलेट किया। देखोगे तो ये स्टेप और ये स्टेप वापस से रिपीट किया, और वापस से ये देखोगे तो सेम चीज प्रिंट किया। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टेप्स रिपीट हो रहा है। अभी तक मैंने तो 4 ही नंबर जनरेट किया, मुझे कितने नंबर जनरेट करने हैं, 15 नंबर जनरेट करने हैं। तो सोचो ये स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 बार करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करूंगा ऐसे 15 बार, और मुझे नेक्स्ट नंबर मिलते जाएंगे। बट दिस इज नॉट अ एफिशिएंट वे ऑफ प्रोग्रामिंग। देखोगे तो मुझे नेक्स्ट नंबर, देखो मैंने जितनी बार पेस्ट किया उतनी बार मुझे नेक्स्ट नंबर मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप्स रिपीट हो रहा है। कौन सा स्टेप रिपीट हो रहा है, यहां से ये वाला स्टेप रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये वाला स्टेप जो है ये स्टेप रिपीट हो रहा है। मैं क्या करूंगा, अब इसको लूप में डाल दूंगा। तो यहाँ पे एक लूप बना लेते हैं, फॉर लूप। राइट, तो जो लूप होता है वो क्या करता है, बार बार अगर कोई काम करना है तो उसको हम क्या करेंगे, लूप के थ्रू करते हैं। अब ये काम मुझे
15 बार करना है ना, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा 15। ऑलराइट, तो मेरा ये जो लूप चलेगा ये 1 से लेके 15 तक चलेगा। स्टार्ट होगा 1 से और कब तक चलेगा 15 तक चलेगा। ठीक है ना। बट यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे। ओके ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टेप है मुझे क्या करना है, यही करना था राइट। मुझे नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है F1 F2 और नेक्स्ट को प्रिंट करना है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे ये वैल्यू को एक्सचेंज कर रहा था। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो है पूरा का पूरा निकाल देता हूँ। तो मैंने क्या किया, उसको जो स्टेप था वो सारा जो स्टेप रिपीट हो रहा था उसको कहाँ डाल दिया मैंने, अब लूप के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि मेरा 2 नंबर पहले ही जनरेट हो चुका है, तो मैं इस लूप को 15 बार क्यों चलाऊं। ऑलराइट, मेरा 2 नंबर ऑलरेडी जनरेट है, तो बचा कितना 13 नंबर। तो मैं लूप को स्टार्ट करूंगा 3 से, क्योंकि 2 नंबर ऑलरेडी है राइट जनरेट हुआ, तो मैं ये लूप को डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा 3 से। ऑलराइट, दैट्स इट। अब इसको मैं रन करता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। तो गाइज यहाँ पे देखोगे तो ये कितना आया। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया। ओके ये ठीक है, मैं वापस रन करता हूँ। ओके एक काम करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर से रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा T1 सीरीज जनरेट हो गया 15 नंबर्स का। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 नंबर्स का जो T1 सीरीज है वो जनरेट हो चुका है। अगर आपको एग्जाम में बोला 20 नंबर का T1 सीरीज जनरेट करो, तो यहाँ पे हम 20 कर देंगे। दैट्स इट। जितने नंबर बोलेगा उतनी बार सिंपल आपको लूप चलाना है और ये आपका प्रोग्राम आपको जनरेट करके देगा। ऑलराइट, तो ये हो गया Fibonacci सीरीज का प्रोग्राम कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी आप डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस जो भी डाउट है या क्वेरी है वहाँ पे पूछ सकते हो। मैं पूरा का पूरा ट्राई करूँगा आपके हर एक क्वेरी या इशू का या प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, write a C++ program to find factorial of a natural number input during program execution। ओके तो हमको क्या करना है, एक C++ प्रोग्राम लिखना है to find a factorial of natural number। ओके, और जो नंबर होगा वो क्या करेगा, यूजर एंटर करेगा। यूजर से आप वैल्यू लोगे और उसका फैक्टोरियल बनाओगे या फिर उसका फैक्टोरियल डिस्प्ले करोगे। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन तो फैक्टोरियल होता क्या है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। फैक्टोरियल बहुत ही बेसिक चीज होती है। तो मान लो कि मुझे बोल दिया कि 5 फैक्टोरियल निकालो, तो 5 फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है, तो 5 फैक्टोरियल लिखा है 5 और यहाँ पे ऐसा लिखा था एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तो इसे बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। ओके, फाइंड 5 फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट्स इट। इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको 5 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 5 को 5 जो भी था यहाँ पे नंबर जिसका फैक्टोरियल निकालना है उसको इंटू 1 माइनस इंटू 1 माइनस इंटू 1 माइनस इंटू 1 माइनस, मतलब एक एक नंबर आपको कम करते जाना है, उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, दैट्स इट। अगर मुझे 6 का फैक्टोरियल बोल दिया तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट्स इट। तो मैथ्स में ऐसे ही निकाला जाता है फैक्टोरियल। नाउ अभी हमको क्या करना है, प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं इसको थोड़ा इजी वे में क्या करूँगा, मैं अगर सपोज इसको लिखता हूँ 1 × 2 × 3 × 4 × 5, अगर मैं इसको ही ऐसा लिख दूंगा तो क्या चलेगा, बिल्कुल चलेगा राइट। क्योंकि चाहे मैं इसको 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करूँ या 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये मल्टीप्लीकेशन आप आगे से करो या पीछे करो सेम ही आता है, तो इसका और इसका रिजल्ट सेम आएगा, दैट्स इट। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे बोला कि 5 का फैक्टोरियल निकालना हो तो मैं यूजर से वैल्यू लूंगा। सपोज यूजर ने एंटर किया 5, तो मैं एक लूप बनाऊंगा, लूप लूंगा और उसको 5 बार ऐसा चलाऊंगा और
बार बार क्या करूंगा, वैल्यूज को कम करके मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, दैट्स इट। और मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू रहेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको ऐड करते जाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है। तो इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और q2.cpp बना लेता हूँ, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ से ही मैं प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे इसका बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है। ऑलराइट, नाउ मुझे पहले तो यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट सी प्लस में कैसे लिया जाता है, तो वो लिया जाता है सी इन के थ्रू। तो हम लिखेंगे, पहले यूजर को इंस्ट्रक्शन देंगे, भाई साहब या बहन जी, पहले आप क्या करो, एक वैल्यू एंटर करो। तो यहाँ पे लिखोगे एंटर अ नंबर, ऑलराइट, और यहाँ पे लिखेंगे /n, राइट। नाउ सी आउट कहाँ से आता है, आपको पता है, आईओस्ट्रीम हेडर फाइल से आता है। उसके अंदर एसटीडी नेम स्पेस है, उसके अंदर सी आउट डिफाइंड है, ठीक है। और भी डिटेल में देखना तो आप मेरा सीरीज देख सकते हो, उसके अंदर डिटेल में मैंने बताया कि सी आउट सीन कहाँ से आता है। नाउ अगर यूजर से मुझे वैल्यू लेनी है, यहाँ पे तो सब यूजर को मैंने मैसेज डाला कि भाई एंटर वैल्यू, ऑलराइट। अब मुझे यूजर से वैल्यू, जो यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा उसको कहीं तो लेना पड़ेगा, कहीं से स्टोर करना पड़ेगा। तो कहीं तो स्टोर करने के लिए उसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए हमको प्रोग्राम में वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा, उसका नाम दूंगा num, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल में जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो स्टोर करना है, तो हम यूज करेंगे सी इन से हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, किसमें, num में, जो num वेरिएबल है, ऑलराइट। तो ये हो गया। अब मैं दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे बोल रहा है एंटर अ नंबर। तो यहाँ पे सपोज मैंने 20 एंटर किया, तो 20 जो एंटर किया वो नम वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया, दैट्स इट। नाउ अब हमको क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है, राइट। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली, अगर मुझे सपोज लूप, पहले लूप नहीं यूज करते हैं, उसके बाद लूप क्यों यूज करते हैं वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ फैक्ट इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसका एक इज इक्वल टू 1 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूजर से जो भी वैल्यू लेंगे, जो भी नंबर रहेगा उसको एक एक माइनस करके मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फैक्ट इज इक्वल टू num-1 करूँगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करूँगा पहले किससे, सपोज यूजर ने यहाँ पे एंटर किया आपका 5 नंबर, ठीक है। तो मतलब, तो यहाँ पे अब मेरा जो नम वेरिएबल है इसके अंदर कितना आ गया, 5 आ गया। नाउ मैं क्या करूँगा, ये नम इंटू, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग प्रोग्राम में कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा 1 से एक्चुअली। तो 1 इंटू, तो 1 इंटू किससे करूँ मैं, 1 इंटू, यहाँ पे हम करेंगे फैक्ट, ठीक है। तो पहले मैं फैक्ट को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो फैक्ट को 1 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। और जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा फैक्ट वेरिएबल के अंदर ही। अब बोलोगे ये क्या मजाक चल रहा है, तो मैं इसको समझाता हूँ क्या मजाक चल रहा है। तो ये फैक्ट का करंट वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, राइट। तो यहाँ पे मैं 1 इंटू 1 करूंगा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो अब आपके फैक्ट में कितना सेव हो गया, 1 सेव हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, फैक्ट में इसके जो ये 1 है इसको 2 कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्ट इंटू 2 हो जाएगा। तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो फैक्ट है, अब मेरे फैक्ट में कितना वैल्यू सेव हो गया, 2 हो गया, राइट। ये मैं निकाल देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऑलराइट। अब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे फैक्ट में कितना वैल्यू है करंटली, 2, ये हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद
यहाँ पे ये जो फैक्ट है, अब इसके अंदर कितना सेव हो गया है, वैल्यू 6 सेव हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 इंटू 4, राइट, 6 4 जा 24, राइट। तो मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, फिर भी ट्राई करते हैं। नेक्स्ट इज फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही वापस से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये चलेगा क्या, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 24। ना उसके बाद ये हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका इस समय 24 इंटू 5, राइट। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 4 जा, यहाँ पे आ जाएगा 20, राइट, 2 कैरी में आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, तो ये हो जाएगा आपका 120, राइट। तो ऐसे ही मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है पहले क्या, ठीक है। तो अगर इसका भी मल्टीप्लाई करोगे आप 1 इंटू 2, यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू 2 आएगा 2, फिर 2 3 जा आपको आ जाएगा यहाँ पे कितना, 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना आ जाएगा 24, 24 5 जा कितना आ जाएगा 120, ऑलराइट। तो हम प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसा निकालने वाले हैं आपका फैक्टोरियल। बट यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या बोला, जहाँ पे भी स्टेप्स रिपीट होते हैं वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा अब लूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इंट आई इज इक्वल टू, ये देखोगे तो लूप में क्या लगा रहा हूँ, इसके लिए लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखोगे 1 2 3 4 5 ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा इसको 1 से, और मुझे किसका फैक्टोरियल निकालना है, 5 का। तो मैं इस लूप को चलाऊंगा कितनी बार, 5 टाइम, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। अब ये वाला स्टेप रिपीट हो रहा है बार बार, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यू देखोगे तो फैक्ट और इज इक्वल टू फैक्ट ये सेम रहेगी, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ये नंबर चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5, तो ये नंबर की जगह पे मैं लिख दूंगा आई, दैट्स इट, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या होगा, i इज इक्वल टू पहले 1 रहेगा, तो i पहले चेक करेगा क्या 1 इज लेस देन 5, यस। फिर यहाँ पे फैक्ट में 1 मल्टीप्लाई होगा और फैक्ट के अंदर सेव हो जाएगा, उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 5, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, जो भी वैल्यू फैक्ट में सेव रहेगी, और ऐसे ही करके पूरा फैक्टोरियल निकलेगा। तो ये मैं कमेंट कर देता हूँ, और अब यहाँ पे मैं सी आउट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फैक्ट को डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी दी आउटपुट क्या आता है, इसका फैक्टोरियल का आउटपुट कितना आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर अ नंबर, राइट। तो मुझे क्या करना है, वैल्यू एंटर करनी है, सपोज 5 एंटर कर रहा हूँ, तो इसका वैल्यू कितना आया 120। लेट्स रन इट अगेन, और इस बार मैं यहाँ पे 6 एंटर करता हूँ, तो अब इसका वैल्यू अगेन 120 आया, ओके आई गॉट इट। क्यों 120 आया, एक्चुअली यहाँ पे मैंने हार्ड कोड 5 कर दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, नम मतलब जितना भी नंबर रहेगा उतनी बार आपका लूप चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 5 था, राइट, एग्जाम्पल में, तो 5 बार ये स्टेप हमको करना पड़ा। सेम चीज ये स्टेप कितनी बार चलना चाहिए, जितना भी नंबर आप एंटर करते हो। तो यहाँ पे मैं वापस 6 एंटर करता हूँ इस बार, तो अब देखोगे तो कितना है 720, ऑलराइट। तो अब इस प्रोग्राम के थ्रू आप किसका भी फैक्टोरियल निकाल सकते हो, ऑलराइट। तो हम लोग ने 2 प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर लिया है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ सी प्लस प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ 10 नंबर्स। हमको क्या करना है, यूजर से 10 नंबर लेने हैं एंड प्रिंट द नंबर यूजिंग पॉइंटर, ऑलराइट। और उस नंबर को प्रिंट करना है किसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑलराइट। यूजर से 10 नंबर लेने हैं, तो 10 नंबर यूजर से तो हम लोग इजीली ले सकते हैं, हमको पता है कि यूजर से वैल्यू कैसे लिया जाता है, लेकिन 10 नंबर एक साथ कैसे लेंगे। तो क्या हम लोग 10 वेरिएबल बनाएंगे उसके लिए, जी नहीं, एक ही वेरिएबल बनाएंगे और 10 के 10 नंबर एक ही वेरिएबल में जाके सेव करेंगे। तो वो कैसे मैं बता दूं। तो आपने सुना रहेगा नाम एरे, नहीं सुना रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको बताएंगे एरे होता क्या है, ऑलराइट। तो
एरे क्या होता है, एरे एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है, ठीक है। एरे को पहले बता दो बनाया कैसे जाता है। एरे को सी प्लस प्लस में बनाया जाता है एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह। जैसे कि मुझे अगर वेरिएबल ए बनाना है सी प्लस प्लस में, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इंट ए, दैट्स इट, ये बन गया मेरा वेरिएबल ए। बट वेरिएबल ए का ड्रॉबैक ये है कि इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, राइट, कोई एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हो। बट यहाँ पे प्रोग्राम में क्या बोला है, भाई साहब 10 वैल्यू स्टोर करना है आपको। कैसे करोगे, अरे हम ऐसे करेंगे, बताते हैं। हमारे पास क्या है, एरे है। एरे होता क्या है, तो जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही एरे भी बनाते हैं, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस होता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट का। तो ये मेरा बन गया एक एरे वेरिएबल, ऑलराइट। अब ये एरे वेरिएबल में हम लोग कितना भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब नॉर्मल वेरिएबल में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर देते हैं, यहाँ पे 1000 ऐसा कुछ लिख देते हैं। बट एरे में अगर वैल्यू आपको असाइन करनी है, लिखनी है, तो ऐसा डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कितनी भी वैल्यू लिख सकता हूँ। सपोज यहाँ पे लिखता हूँ 100, 200, 300, 400, ठीक है। तो एरे में मैं कितने भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ऑलराइट। नाउ अब मुझे यहाँ पे प्रोग्राम में बोला है कि आपको 10 नंबर यूजर से लेने हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा ए और इसका साइज दे दूंगा 10। तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसके अंदर आप लिख दोगे 10, क्योंकि मुझे पता है यूजर से 10 ही वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर कैसे करनी है, अब 10 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब यूजर से वैल्यू लेनी है इस बार, ठीक है। इस बार हमको यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली मैंने इनिशियलाइज कर दिया कि भाई यही वैल्यू इसमें रहेंगी। बट इस टाइम मुझे पता नहीं है कि क्या वैल्यू आने वाला है, यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है, ऑलराइट। तो पहले देख लेते हैं कि अगर हम लोग ने यहाँ पे इनिशियली जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उस समय अगर मैंने वैल्यू असाइन नहीं की और बाद में मुझे वैल्यू अगर एरे में डालनी है तो कैसे डालें। तो होता क्या है, ये जो एरे होता है इसका एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे कि ये 100 नंबर है ना, इसका इंडेक्स नंबर 0 रहेगा। जो सेकंड एलिमेंट है ना, इसका इंडेक्स नंबर 1 होता है। ये जो थर्ड एलिमेंट है ना, इसका इंडेक्स नंबर 2 होता है। फोर्थ एलिमेंट है, इसका इंडेक्स नंबर 3 होता है। तो एरे का जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो इंडेक्स नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर 300 एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 2, ऑलराइट। तो ये मुझे क्या देगा, 300 देगा। अगर मुझे ये 400 एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए 3, तो ये मुझे दे देगा 400, ऑलराइट। तो वैसे ही जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यूज को एक्सेस कर रहा हूँ, वैसे अगर मुझे वैल्यू को स्टोर करनी है, तो अगर मुझे एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0th इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा A0 और इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर एरे के सेकंड इंडेक्स पे मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं यहाँ लिखूंगा A1 और यहाँ पे मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, ऑलराइट। नाउ अब मुझे यूजर से बोला गया कि यूजर से वैल्यू लो। तो यूजर से वैल्यू लेना तो आपको पता है कि क्या लिखते हैं, सी इन लिखते हैं और उसके बाद नॉर्मली क्या लिखते हैं, सॉरी ऐसा कुछ लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल जो भी रहेगा उसका नाम लिख देते हैं, तो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है। बट यहाँ पे तो क्या है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, राइट, एक एरे वेरिएबल है। तो एरे वेरिएबल है तो क्या हुआ, मुझे क्या करना है, सिंपली 0th इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करनी है एरे के, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं A0। 1th इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करनी है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं C in A1, दैट्स इट। सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करनी तो लिखूंगा C in A2। थर्ड इंडेक्स नंबर पे वैल्यू स्टोर करनी तो लिखूंगा यहाँ पे A3। नाउ एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे हमको कितनी वैल्यू लेनी है, इधर से 10 वैल्यू लेनी है। तो हम क्या ये 10 बार ऐसे लिखने जाएंगे, नहीं लिखेंगे यार। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, लूप है। हम इसको लूप में डाल देंगे। ये देखोगे तो स्टेप्स रिपीट हो रहा है, बार बार स्टेप रिपीट हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ये इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लूप में डाल देंगे और लूप का जो काउंटर रहता है उसको इस इंडेक्स नंबर पे डाल देंगे और वो लूप 10 बार चलेगा और 10 बार यूजर से वैल्यू मांगेगा, ठीक है। तो इजी। तो पहले यूजर से 10 वैल्यू लेते हैं, सबसे बड़ा टास्क जो है हमारा यूजर से वैल्यू लेना है पहले। तो यहाँ पे लिखूंगा q3.cpp। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये प्रोग्राम को ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाए मुझे, ऑलराइट।
तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा, एरे वेरिएबल बनाऊंगा। तो एरे वेरिएबल कैसे बनाते हैं, A10, दैट्स इट। तो मैंने एक एरे वेरिएबल बना दिया जिसकी साइज कितनी है, 10 है। अब मुझे क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेनी है। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैंने बताया आपको कि कितनी बार वैल्यू लेनी है, 10 बार वैल्यू लेनी है। तो 10 बार मुझे सी इन, अगर मुझे सपोज फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यू नहीं है तो लिखूंगा A0, और राइट। और अगर मैं यहाँ पे देखोगे तो सी आउट करता हूँ, इसको आपको दिखा देता हूँ कि A0 में क्या वैल्यू आई है। ओके, कहीं पे भी टाइप हो रहा है। यहाँ पे A0 में देखते हैं क्या वैल्यू आई है। तो मैं डिस्प्ले करता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखोगे तो ये कंपाइलर रुक गया है। यहाँ पे 20 एंटर करते हैं तो देखो A0 में क्या प्रिंट हुआ, 20, मतलब A0 में वैल्यू ऐड हो चुकी है। तो ऐसे ही अगर मुझे यूज़र से 10 वैल्यू लेनी तो मैं 10 बार ऐसा लिखूँगा, C in 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे मुझे 10 बार लिखना है। तो मुझे 10 बार ये गधा मजदूरी नहीं करना है, राइट। क्योंकि ये प्रोग्राम है और उसको स्मार्ट वे में लिख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हमारे पास क्या है, लूप है, राइट। जैसे अमिताभ बच्चन के पास माँ थी, वैसे हमारे पास क्या है, लूप है। हम क्या करेंगे भाई साहब, इसको हटा देंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप, और यहाँ पे इसको लिखेंगे इंट, राइट। और ये जो इंडेक्स नंबर है इसकी जगह पे लिख देंगे आई, दैट्स इट। और ये कब तक चलेगा, 10 बार चलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। 0 से स्टार्ट करके ये चलेगा कहाँ तक, 9 तक। 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो अगर लूप को चलाना है तो कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक चलेगा, तब 10 बार होगा। अगर 10 तक चलाओगे, 0 से लेकर 10 तक चलाओगे तो क्या होगा, 11 बार हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है मैंने आई इज लेस देन 10, ठीक है। आई की वैल्यू जब 9 रहेगी, राइट, तो 9 इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही अंदर आएगा। अगर आई की वैल्यू जैसे 10 हो गई तो 10 इज नॉट लेस देन 10, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप यहाँ पे ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू कर देता हूँ तो देखो कितना वैल्यू लेता है ये यूजर से। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा एक इंस्ट्रक्शन भी डाल देता हूँ यूजर को कि सी आउट में लिख देता हूँ एंटर 10 नंबर्स, और यहाँ पे स्लैश एन क्या कर देता है, लाइन ब्रेक कर देता है। और इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। और एक और चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू किया है, इसका मतलब यहाँ पे देखोगे तो 10 बार नहीं, ये 11 बार लूप चलने वाला है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अभी भी लूप ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, अभी प्रोग्राम ब्रेक नहीं हुआ। 11, अब देखो एंटर करूँगा जैसे ही ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे 11 नंबर लिया, क्योंकि यहाँ पे लूप जो है 11 बार चला, इसलिए यहाँ पे ये इक्वल टू कंडीशन नहीं रहेगा, ऑलराइट। तो ये हो गया 10 नंबर हम लोगों ने यूजर से ले लिया। उसके बाद प्रोग्राम में क्या बोल रहा है, प्रिंट द नंबर यूजिंग पॉइंटर्स, ओके। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, पॉइंटर्स। तो पॉइंटर पढ़ लेते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। ओके, सो जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, इंट सपोज ए बनाया, ए वेरिएबल बनाया ए, और इसके अंदर सपोज मैंने एक वैल्यू सेव कर दी 100, होता क्या है, बिहाइंड द सीन क्या होता है, अंदर जो कंप्यूटर होता है, उसके जो सिस्टम होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही मैं इंट ए इज इक्वल टू 100 लिखता हूँ, तो जो मेरा एक सिस्टम होता है उसके अंदर मेमोरी ब्लॉक होता है, राइट। क्योंकि हमको यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करनी है तो हमको उसके लिए क्या लगेगा, मेमोरी, एक स्टोरेज लगेगा, राइट। एक छोटी सी छोटी भी चीज़ स्टोर करनी है तो आपको स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमारे सिस्टम में, मोबाइल में, कंप्यूटर में क्या होता है, एक मेमोरी होता है, राइट। नाउ जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, होता क्या है, ये वेरिएबल बोलेगा कि मुझे एक मेमोरी ब्लॉक बुक करना है, क्यों, क्योंकि मुझे उसमें 100 वैल्यू सेव करनी है। तो ये ए वेरिएबल के लिए एक ब्लॉक बुक हो जाएगा जिसका एड्रेस होगा 100, सो 1001 होगा। ये मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए लिया है, ये मोस्टली हेक्साडेसिमल में एड्रेस होता है, ऑलराइट। तो सपोज इसका एड्रेस है 1001 और इसके अंदर हम लोग सेव कर देंगे 100, ऑलराइट।
उसके बाद सपोज आपने दूसरा वेरिएबल बनाया इंट बी, इसके अंदर आपने स्टोर कर लिया है 200, तो ये भी क्या करेगा, एक और मेमोरी ब्लॉक बुक कर लेगा। सपोज इसका मेमोरी एड्रेस है 3002 और इसके अंदर हम लोग ये स्टोर कर देंगे 200। ऑलराइट, अब ना पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है बट स्पेशल टाइप का ये वेरिएबल होता है। तो पॉइंटर जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, सिर्फ इसमें यहाँ पे लगा देते हैं स्टार, दैट्स इट। तो ये होता है आपका पॉइंटर। अब पॉइंटर का काम क्या है, पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर में आप नॉर्मल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। ये अगर स्टोर करोगे तो एरर देगा आपको। आपको क्या करना है, पॉइंटर में, पॉइंटर हमेशा क्या करता है, जो भी दूसरा वेरिएबल होता है उसका एड्रेस स्टोर करता है। अब एड्रेस क्या है, ये जो एड्रेस है, मेमोरी का जो एड्रेस है ना वो स्टोर करता है। ऑलराइट, तो ये जो पॉइंटर है ये 1001, 3002 ये सब वैल्यू स्टोर करता है, जिसको एड्रेस बोलते हो। तो इसका अगर मुझे ए का एड्रेस पता करना है तो कैसे मिलेगा मुझे, राइट। अगर मुझे इस वेरिएबल का एड्रेस मुझे प्रोग्राम के थ्रू पता करना है तो कैसे मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा ऐसे, %a से मिलेगा। %, मतलब एंड साइन होता है ना, ये ऐसा वाला, तो ये इससे मिलेगा आपको। तो %a करोगे, अगर %a लिखते हो ना तो ये आपको दे देगा 1001, और 1001 को हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर वेरिएबल में सेव कर लेंगे। नाउ अब होगा क्या, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ना उसको इस a का एड्रेस पता है, ठीक है। अब ये पॉइंटर वेरिएबल को पता है कि भाई a का एड्रेस क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल को सी आउट करता हूँ, यानी कि प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा पता है, ये प्रिंट करेगा आपको 100। क्यों 100 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये जो स्टार p है ना ये पॉइंट कर रहा है किसको, ये a भी पॉइंट कर रहा है इधर, और ये जो पॉइंटर है ना ये इसको भी पता है ये भी सेम एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टार p लिखता हूँ ना सी आउट में तो 100 प्रिंट होगा, और सिर्फ स्टार लिखूंगा ना, सॉरी सिर्फ p लिखूंगा तो ये प्रिंट करेगा आपका क्या, इसका एड्रेस। ऑलराइट, तो ये होता है पॉइंटर। नाउ अब पॉइंटर का यूज क्या है, तो पॉइंटर का यूज हमारे प्रोग्राम में क्या है, पॉइंटर का यूज हमारे प्रोग्राम में ये है कि हमको पॉइंटर के थ्रू जो भी आपने यूजर से वैल्यूज लिए उसको प्रिंट करनी है, राइट। हम लोग ने यूजर से वैल्यू किसके अंदर स्टोर की थी, एरे के अंदर। तो सपोज यूजर ने एक, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इंट a, और यहाँ पे 10 का बनाया था एरे, राइट। और सपोज यूजर ने वैल्यूज एंटर कर ली, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही पूरा वैल्यूज एंटर कर लिया। तो यहाँ पे क्या करें, ये सारी वैल्यूज है, राइट। तो ये वैल्यूज को स्टोर करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, मेमोरी ब्लॉक चाहिए, राइट। एक मेमोरी ब्लॉक चाहिए। तो जैसे ही मैं A0 पे कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, एक मेमोरी ब्लॉक बुक करेगा और वहाँ पे 1 स्टोर कर देगा और उसका कुछ तो एड्रेस होगा, राइट। जैसे ही मैं A1 पे कुछ भी स्टोर कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, एक एड्रेस बुक कर लेगा, राइट। यहाँ पे 2 स्टोर करेगा और यहाँ पे सपोज ये 1002 पे स्टोर कर देगा, फिर 1003 पे इसको नेक्स्ट जो भी एलिमेंट रहेगा उसको स्टोर कर देगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे एरे में हो क्या रहा है, जो ये वैल्यूज है 1 2 3 4 ये सारा कहाँ पे, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। तो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट 1001 पे स्टोर होगा तो नेक्स्ट एलिमेंट 1002 पे स्टोर होगा, जो थर्ड एलिमेंट होगा वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो खाली होगा, मतलब खाली कौन सा है 1003 इस पे स्टोर होगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके बाद वाला जो खाली मेमोरी ब्लॉक है 1004 उस पे स्टोर होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये फंडा होता है एरे का। तो एरे क्या करता है, हर एक एलिमेंट को अपने बाजू वाला जो ब्लॉक होता है मेमोरी का उस पे ही स्टोर करता है, ठीक है। तो पॉइंटर के थ्रू अब हम यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे स्टार p, ऑलराइट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो पहला वेरिएबल का एड्रेस है वो स्टोर कर देंगे। तो पहले वेरिएबल का एड्रेस कैसे मिलेगा, पहला जो एरे का एलिमेंट है वो स्टोर है यहाँ पे, तो इसका एड्रेस पता करना है तो मैं क्या लिख दूंगा, %A0, दैट्स इट। तो मुझे यहाँ पे मिल गया, मतलब मेरे p में अब क्या स्टोर हो गया, ये इसका एड्रेस,
ठीक है, अब मेरा जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है यहाँ पे इस मेमोरी ब्लॉक पे। और अब हमको पता है कि जो एरे होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। तो अगर मुझे ये पहला एड्रेस पता चल गया तो मैं बाकी एड्रेस को क्या कर सकता हूँ, आराम से एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे पता है क्योंकि नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक पे उसका दूसरा एलिमेंट मिलेगा, उसके बाद वाले मेमोरी ब्लॉक पे तीसरा एलिमेंट मिलेगा, राइट। तो अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा सी आउट और स्टार पी। अगर प्रिंट करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, मुझे 1 प्रिंट करके देगा, ऑलराइट। अगर मुझे नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे करूँ पी में क्या करूंगा, एक और वैल्यू ऐड कर दूंगा। पी में जो मेरा पी है इसमें क्या स्टोर है, 1001 स्टोर है, राइट। इसमें 1001 स्टोर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसमें क्या करूंगा, पी में एक और +1 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1002। तो मतलब अभी पी में करंटली स्टोर है आपका 1001 +1, तो ये हो जाएगा आपका 1002। अब पी के अंदर क्या स्टोर हो गया, 1002। तो अगर मैं अब इस सी आउट करूंगा स्टार पी को तो ये क्या प्रिंट करेगा, अब 2 प्रिंट करेगा, ऑलराइट। अब मैं क्या करूंगा, वापस p की वैल्यू वापस 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, मतलब p = p + 1। तो p की वैल्यू में अभी क्या स्टोर है, 1002। अब क्या हो जाएगा, ये 1003 हो जाएगा। तो वापस अगर मैं सी आउट करूंगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये क्या प्रिंट करेगा, 3। अगर सी आउट p करता हूं तो ये प्रिंट करेगा आपका 3। तो ऐसे कर करके मैं क्या करूंगा, 10 एलिमेंट को प्रिंट कर सकता हूं। और एक और चीज है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो स्टेप्स है, पहले p को प्रिंट किया, उसके बाद p + 1 किया, फिर उसके बाद वापस p को प्रिंट किया, वापस मैंने क्या किया, यहाँ पे p + 1 किया, उसके बाद वापस p को प्रिंट किया, वापस मैं क्या करूंगा, यहाँ से p + 1 करूंगा। तो स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। जब स्टेप्स रिपीट होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, लूप, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लूप यूज करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि अब हम लोग 10 एलिमेंट को पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा इंट p, पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल है, इसमें स्टार लगा दिया तो ये बन गया पॉइंटर वेरिएबल, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर मैंने तो अभी क्या किया, 10 वैल्यू इधर से ले लिया। पहला काम क्या करूंगा, इसके अंदर जो पहला एलिमेंट रहेगा एरे का वो स्टोर कर दूंगा। तो पहला एलिमेंट जो एरे का उसका एड्रेस स्टोर करूंगा, सॉरी। तो यहाँ पे लिखूंगा a और 0। तो पहला एलिमेंट का एड्रेस मुझे मिल गया है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ सी आउट, राइट, और अगर मैं यहाँ पे p को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। अगर सिंपली मैं यहाँ पे p को प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे 10 एलिमेंट है एक्चुअली, तो 10 एलिमेंट टाइप करने में टाइम जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उसको 5 एलिमेंट कर लेता हूँ ताकि फटाफट हम लोग टाइप करके इसको ये कर सके। एरे की साइज भी मैं 5 कर देता हूँ, ऑलराइट। तो मैं वापस इसको रन करता हूँ। ओके, तो ये बोल रहा है एंटर 10 नंबर्स, ऑलराइट। यहाँ पे 10 नहीं, एक्चुअली 5 होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, वापस रन करता हूँ, ऑल राइट। तो एंटर 5 नंबर्स। तो सपोज यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे ऐसा करता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे जो एरर आया है इसको छोड़ दो, जो भी आया है। यहाँ पे अब देखोगे तो p = क्या आया, कुछ हेक्साडेसिमल वैल्यू आई। हेक्साडेसिमल वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो a ये किया ना, इसका एड्रेस प्रिंट हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट हो चुका है। और अगर इसी को मैं यहाँ पे स्टार p कर दूँ तो स्टार p क्या करता है, वैल्यू प्रिंट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार p करता हूँ तो देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। ओके, एंटर 5 नंबर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखोगे तो यहाँ पे स्टार p का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, और फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू कितना है, 1 है, ऑलराइट। एंड यहाँ पे तो आई होप आपको समझ आया, जब नॉर्मल p मतलब नॉर्मल पॉइंटर प्रिंट करते हैं तो उसका वो क्या करेगा, जो भी वेरिएबल का एड्रेस हम लोगों ने स्टोर किया वो प्रिंट करेगा। और स्टार p करोगे तो इस वेरिएबल का एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करता है, ऑलराइट। और क्यों प्रिंट करता है वो आपको पता है, क्योंकि दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट करते हैं, दोनों के पास सेम बंदे का एड्रेस है, राइट। ऑलराइट, नाउ अब हमको क्या करना है, ये 10 के 10 एलिमेंट्स को प्रिंट करने हैं। तो हम क्या करेंगे,
ऑब्वियसली ये जो लॉजिक हम लोगों ने समझा था ये इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहला तो काम मैंने कर दिया यहाँ पे, ये वाला जो काम था कि पहला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस हम लोग स्टोर कर लेंगे पॉइंटर के अंदर। अब हम लोग ये जो चीज है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको लूप के अंदर डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाला जो चीज है इसको हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इंट, और ये स्टार्ट होगा एक्चुअली 1 से, क्योंकि 0 वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है। ऑलराइट, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट विद 0 ओनली, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे ये चलेगा कितनी बार, 5 टाइम चलेगा, 0 से लेके 5 तक। ऑलराइट, नाउ पहला तो काम हम क्या करेंगे, जो भी p की वैल्यू है उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार p, एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं /n, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं एंटर्ड वैल्यूज आर, और यहाँ पे /n डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर के थ्रू पहला तो वैल्यू मैंने प्रिंट कर दिया है। अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूंगा तो एक्चुअली ये वर्क नहीं करेगा, वैल्यूज प्रिंट करेगा बट सेम वैल्यूज प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 सॉरी यहाँ पे 3 4 एंड 5। अब देखोगे तो ये 1 1 1 ही प्रिंट कर रहा है, और 1 1 1 1 2 3 4 बार ही प्रिंट कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली लिखना चाहिए था हमको 5, तो ये बार बार 1 ही प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5। अब ये देखो 5 बार इसने 1 प्रिंट किया, तो 5 बार 1 क्यों प्रिंट किया, उसका रीजन ये है कि हम सेम वैल्यू को बार बार ही प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो हमको अगर नेक्स्ट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे p+1 करना पड़ेगा। राइट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे p+1 करेंगे, और ये जो p+1 की वैल्यू है उसको वापस p के अंदर स्टोर कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, अब देखोगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे वो लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 एंटर किया। यहाँ पे देखो क्या आया, 1 2 3 4 एंड 5। ऑलराइट, तो हम लोग ने क्या किया, यूजर से वैल्यूज ली और उसको पॉइंटर के थ्रू प्रिंट किया है। तो इसमें इस प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा एरे क्या होता है, एरे कैसे वर्क करता है। ऑलराइट, उसके बाद पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर से हम लोग वैल्यूज को कैसे प्रिंट करते हैं, पॉइंटर का यूज देखा है एक्चुअली बेसिकली। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये सारी चीजें कैसे वर्क कर रही है। तो गाइस अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो बन चुका है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और बाकी की जो प्रोग्राम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये पूरे 20 प्रोग्राम को करने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 वीडियो चाहिए। मैं बेसिकली फटाफट ख़त्म कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए, क्योंकि अभी मोस्टली आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसलिए आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा हर एक चीज़ डिटेल में। तो मैं जितना हो सके उतना आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा, तो आपको एटलीस्ट प्रोग्राम जो भी आएगा वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। ऑलराइट, तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी अच्छे और अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।